हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान एकेडमी। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे चारों ओर मौजूद तो है, लेकिन हम लोग उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी एप्पल को जब आप खाते हैं और एक बाइट लेकर के रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो ब्राउन हो जाता है। आयरन नेल कुछ टाइम बाद जो है अपना शाइन लूज कर देता है और उस पर एक ब्राउन कोटिंग चढ़ जाता है। या दूध जो है वो दही में चेंज हो जाता है। या फिर जब खाने को जब हम कुक करते हैं तो वो और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। ये सारा चीज़ में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? वो है केमिकल रिएक्शन। इन सब में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इट मीन्स केमिकल चेंज हो रहा है। तो कहाँ कहाँ ये चीज़ पाया जाता है, इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो आइए इस केस को हम और आप मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, केमिकल डिटेक्टिव एजेंसी में चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला बात कि गर्मी के मौसम में दूध को हम लोग फ्रिज में रखते हैं, बाहर क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि बाहर रखने पे मिल्क जो है उसके टेस्ट में चेंजेस आ जाते हैं। क्यों चेंजेस आ जाते हैं? उसका रीज़न है केमिकल रिएक्शन। उसी तरीके से जब हम खाना पकाते हैं, खाना टेस्टी बनता है और खाना जो है अच्छे से पचता भी है, अच्छे से डाइजेशन होता है। वो डाइजेशन अच्छे से होने के लिए भी केमिकल रिएक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। फिर आप जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जा रहा है आपके बॉडी के अंदर, उसी ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी बना रहा है और जिससे आप सरवाइव कर पा रहे हैं। ये भी एक तरीके का क्या है? केमिकल चेंज है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि एक लोहे के कांटे पे जंग लग जाता है कुछ टाइम बाद एटमॉस्फेयर में और नमी में रखने पे, तो वो क्या होता है? वो भी एक तरीके का केमिकल चेंज है। इट मीन्स हम लोग चारों तरफ से केमिकल चेंज से घिरे हुए हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानते हैं कि कब हम कहेंगे कि कोई भी केमिकल चेंज हुआ है, इट मीन्स केमिकल रिएक्शन हुआ है, और कब नहीं हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए 4 क्राइटेरिया होगा। 4 क्राइटेरिया को अगर 4 में से किसी एक क्राइटेरिया को भी ये फुलफिल कर रहा है, इट मीन्स केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि पहला है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मीन्स कि कोई भी नया ऑब्जेक्ट जो है नया सब्सटेंस बनेगा। नया सब्सटेंस कहने का मतलब क्या है कि सपोज मिल्क है, मिल्क से नया चीज़ बना कर्ड, ये न्यू सब्सटेंस है। इट मीन्स इसमें क्या हुआ है? केमिकल चेंजेस हुआ है। उसी के साथ साथ सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मैग्नीशियम रिबन। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है। एनसीईआरटी के एक एक केमिकल रिएक्शन, चाहे वो इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हो, चाहे कोने में छोटा सा फोटो बना दिया हो, उन सबको गौर से देखना है, उन सबसे क्वेश्चंस बनता है। तो एनसीईआरटी को हम लोग रेफर करते हुए ही चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर दे रखा है। इसमें क्या कर रहा है कि एक टोंग के एक हेल्प से एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जला रहे हैं तो यहाँ पे कुछ गिर रहा है नीचे में और न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, तो नया चीज बना और चेंज इन स्टेट भी हुआ। ये रिबन जो था और ये पाउडरी सब्सटेंस बना, इट मीन्स नया चीज बना। ये असल में है क्या? तो ये असल में एक केमिकल रिएक्शन ही है। वो केमिकल रिएक्शन आपके बुक्स में दे रखा है। ये कोई भी चीज बर्न होता है तो हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है। इट मीन्स कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है और इन दोनों के वजह से ये क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्लियर? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब
उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल यहाँ पे भी दे रखा है, जब जिंक ग्रेन्यूल को डाला गया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में तो उसमें कुछ नया चीज बना, क्या बना? हाइड्रोजन गैस बना। इसी को लिख सकते हैं, जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड में डाले, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। तो यहां से क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ और उसके साथ साथ ZnSO4 बना। क्लियर? ये रिएक्शन देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि चार चीज हो सकता है। पहला तो चेंज इन स्टेट, दूसरा क्या हो सकता है? चेंज इन कलर। अगर कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान उसके कलर में चेंजेस आ गया, अगर कोई चीज में अचानक से कलर में चेंज आ रहा है तो वो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसका एग्जांपल है नेल। नेल जो है वो शाइनी ग्रे कलर का होता है नया में, लेकिन उसमें धीरे धीरे क्या होता है? समय के साथ ब्राउन कोटिंग चढ़ जाता है। तो ये कलर चेंज हुआ, इट मीन्स वहां पे क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। थर्ड होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का बाहर निकलना। अभी इसका एग्जांपल हमने एनसीईआरटी में देखा कि जब सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के पार्टिकल्स को डाला गया, जिंक ग्रेन्यूल्स को डाला गया, जिंक को हिंदी में जस्ता बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 के सिंबल से दर्शाते हैं। ये दोनों मिल करके कोई नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और इससे एक गैस निकलेगा जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, और साथ में बनेगा ZnSO4। क्लियर? तो हाइड्रोजन गैस जो है हल्का होता है, इस हल्का होने के वजह से बबल्स के रूप में ऊपर निकलता है। ठीक है। फोर्थ तब होगा जब हमको पता चलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट में सडन चेंजेस आ रहा है टेम्परेचर में। तो चेंज इन टेम्परेचर जो है ये भी एक क्राइटेरिया होता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। या तो वो ठंडा हो जाएगा या तो वो गर्म हो जाएगा। क्लियर? कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल रिएक्शन तो समझ लिए, लेकिन केमिकल रिएक्शन को जो हम लोग लिख रहे थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये असल में क्या चीज है? तो प्लेन टेक्स्ट में तो फॉर कन्वीनियंस, सहूलियत के लिए हम लोग पूरा नाम नहीं लिखते हैं, सहूलियत के लिए हम लोग सिंबल्स को यूज करते हैं। मैग्नीशियम को हम लोग Mg सिंबल से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 जो होता है वो गैस होता है, O2 गैस हो गया। ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये चीज हम लोग पीछे अभी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट है एरो के इस साइड वाला, तो जो एरो के इस साइड वाला है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है उसको बोलेंगे रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये दोनों मिलके एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, इट मीन्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो भी सब्सटेंस मिल करके अभिक्रिया करता है उन सबको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और एरो के राइट हैंड साइड, दाईं तरफ, जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। क्लियर? आई होप सब समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग के लिए हाजिर है हम, आप वहाँ कोई भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे एक समस्या आया कि पीछे जो है हम लोग लिख रहे थे कि Mg को
यानी मैग्नीशियम को O2 के साथ रिएक्ट कराए तो बन गया MgO। तब तो बोलेंगे सर जी ये क्या बात हो गया, यहाँ Mg रखे, यहाँ 2 ऑक्सीजन रखे, यहाँ एक Mg है और एक ऑक्सीजन कहाँ गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन तो मुंह फुला के चला गया क्या कहीं पे, ठीक है। तो दरअसल ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, तो जनरली तो आपको दिख रहा है यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। तो होता क्या है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को हमको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स का जो रूल है ये ब्रेक हो गया ना, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मॉलिक्यूल्स के नंबर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कैसे सॉल्व होता है इसको हम लोग केमिकल बैलेंसिंग में सीखते हैं। उससे पहले हम लोग एक बार एनसीईआरटी को भी रेफर कर लेते हैं, क्योंकि इसको रेफर करना बीच बीच में ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेम बात कि LHS और RHS के साइड क्या है, रिएक्ट, इस साइड रिएक्टेंट है और इस साइड प्रोडक्ट है, जैसा कि हम लोगों ने जिक्र किया। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का ज़रूरत होता है, तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि इस साइड जो है आपको प्रोडक्ट के साइड जो हो गया था ज़्यादा हो गया था, और उसमें रिएक्टेंट के साइड आपको ज़्यादा मॉलिक्यूल हो गए थे, ज़्यादा एटम्स हो गए थे, और प्रोडक्ट के साइड कम एटम्स मॉलिक्यूल्स बचे थे। तो बैलेंस करना ज़रूरी है। तो बैलेंसिंग के कुछ रूल होते हैं। चलिए, तो वेरियस बहुत सारे स्टेप्स होते हैं बैलेंसिंग के, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। आइए, तो पहला सबसे गोल्डन रूल ये है कि हमको रीअरेंज करना रहता है ताकि मास जो है दोनों तरफ बराबर रहे, ठीक है। क्योंकि मास जो है वो बनाया नहीं जा सकता है या डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में। इट मींस जितना इधर रहेगा, जितना रिएक्टेंट के साइड रहेगा, उतना ही जितना रिएक्टेंट के साइड रहेगा उतना ही प्रोडक्ट के साइड भी रहेगा। क्या, मास जो है दोनों तरफ बराबर रहेगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, जैसे कि आप कुछ बना रहे हैं, मान लीजिए कि आप नींबू पानी बना रहे हैं। आप जितना पानी लिए, जितना नींबू लिए और जितना चीनी लिए, ये अलग अलग लिए, इसका जितना वेट हुआ और तीनों को कंबाइन करके जो नींबू पानी बना उसका वेट हुआ, दोनों सेम होगा। उसी तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास जो रहेगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। लेकिन पीछे के इक्वेशन में जो हम लिखे थे Mg प्लस O2, ये तो MgO बना रहा था, तो ये तो अनबैलेंस्ड हो गया, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस करने का क्या तरीका है कि कुछ रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, कुछ इधर उधर चेंजेस लाने पड़ते हैं, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स इंक्रीज या इंक्रीज करना पड़ता है। कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए। पहला स्टेप ये है कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग देखते हैं कि किसमें कौन सा चीज ज्यादा है। तो इसमें देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे देखने में पता चल रहा है यहाँ मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है। फिर तो अगर हमको इसको बैलेंस करना है तो इधर भी ऑक्सीजन कितना चाहिए, 2 ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर,
लेकिन 2 ऑक्सीजन करने के लिए हम लोग यहाँ पर ऐसे 2 नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसे 2 नहीं लिख सकते। तो फिर 2 कहाँ लगेगा? 2 जो है वो मॉलिक्यूल के आगे लगेगा। तो ये पूरा अब एक यूनिट हो गया। अब अलग अलग हम नहीं बढ़ा सकते, तो अगर बैलेंस करना है तो इस पूरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस पूरे को बढ़ाने के लिए यहाँ पर 2 कर दिए, यहाँ पर 2 लिख दिए। अब जैसे ही 2 लिखे तो देखने में पता चला कि मैग्नीशियम इधर 2 तो हो गया और ऑक्सीजन भी इधर 2 हो गया, और ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन मैग्नीशियम यहाँ 1 ही है। तो अभी भी क्या हो गया, अब इधर का पलड़ा भारी हो गया, है ना, इधर वाला चीज भारी हो गया, पहले इधर भारी था, पहले रिएक्टेंट में साइड वेट ज्यादा था, अब प्रोडक्ट के साइड वेट ज्यादा हो गया। वापस से बैलेंस लाने के लिए हमको अब इधर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फिर देखते हैं कि इधर 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो इधर मैग्नीशियम बढ़ाने का जरूरत है, मैग्नीशियम बढ़ाने का जरूरत है। तो यहाँ पे क्या लगा दिए, 2 लगा दिए। तो ये बैलेंस्ड हो गया और मेरा केस क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर? इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा बोथ साइड। दोनों साइड हमेशा बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 2 मैग्नीशियम इधर, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। क्लियर? इस पूरे को एक यूनिट बोलते हैं। तो अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। मैथ्स में पढ़े, ब्रैकेट में डाल देते हैं तो ऐसे समझिए कि एक डब्बे में बंद है, वैसा वैसा 2 है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन में या तो कंबाइन होगा या तो टूटेगा, है ना, कोई 2 मॉलिक्यूल 2 एटम या तो जुड़ेगा तो वो कपल बनेगा, पावर कपल, दोस्ती हो गया, या फिर टूट करके अलग होगा तो भी तो चेंजेस आएगा, तो भी चेंजेस आ गया। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि इसमें ए और बी साथ मिल गया और क्या बना दिया, ए बी बना दिया, कपल बन गया। क्लियर? दूसरा चीज हो सकता है कि यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बना ना, तो ये भी केमिकल रिएक्शन हुआ। दूसरा हो सकता है कि ए बी जो है वो दोनों अलग अलग हो गया कि नहीं हम नहीं साथ रहेंगे, ब्रेकअप हो गया। ठीक है, तो ये भी न्यू सब्सटेंस बना, नया बना, तो ये भी केमिकल रिएक्शन हुआ। तीसरा होता है कि पहले एक मिनट, ऐसे समझिए कि सपोज पहले ए बी एक साथ था और सी अलग से था, बाद में क्या हुआ कि बी को बाहर कर दिया गया, ए सी एक साथ हो गया और बी अलग हो गया, तो ये भी तो नया इक्वेशन बना, तो ये भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन ही हुआ। तीसरे में, चौथे में क्या होता है कि सपोज मान लीजिए ए और बी एक साथ है और सी और डी एक साथ है। अब क्या हुआ कि पार्टनर अदला बदली हुआ, ए जो हो गया वो सी के साथ चला गया और बी और जो है वो डी के साथ चला गया। 4 ही कंडीशन हो सकता है ना, तो यही चीज जो है कि यही कॉन्सेप्ट केमिकल इक्वेशन पे भी अप्लाई होता है। कैसे, देखिए समझते हैं। देखिए पहला आया क्या कि ए और बी मिलके ए बी बना दिया, इस तरह के रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर? इसमें क्या हुआ, एक रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट दोनों के साथ जुड़ करके एक नया चीज बनाया जिसको बोलेंगे, इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी हम लोग एक एग्जांपल पढ़े थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बना दिया, MgO।
ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम क्या होता है। फॉर्मूला सब आप याद रख कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में आप कोई भी सपोज आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिख रहे हैं तो एक एग्जांपल कम से कम जरूर कोट कीजिए ताकि आपको नंबर अच्छा मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराए तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, तो दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट को बनाया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा अभी पीछे पढ़े थे कि ब्रेकअप हो गया, तो ये भी एक तरीके का ब्रेकअप है। दोनों जुड़ा हुआ था, अब अलग अलग हो गया, ठीक है, अलग अलग हो गया। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। चूना पत्थर को जब हम गर्म करते हैं, हीट को अक्सर जो है एक ट्रायंगल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जब हम चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CaO इज कैल्शियम ऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलेगा। तो यहाँ एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बनाया, इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज होता है मतलब छोटे छोटे हिस्से में टूटना, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक जो है कई सारे हिस्से में टूट जाता है। जरूरी नहीं कि दो ही हिस्से में टूटे, तीन में भी टूट सकता है, उससे ज्यादा भी टूट सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि A जो है B और C एक साथ है, A बैठा बैठा देख रहे के जल रहा है कि नहीं ये दोनों को साथ नहीं होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, फूट डालेगा, ठीक है। A को C पसंद है, C के साथ रहना चाहता है, आप लोग समझ ही रहे हैं, ऐसा चलता है। तो A क्या है, C को डिस्प्लेस कर देगा, B को हटा देगा, ठीक है। तो A और C एक साथ हो गया और B बेचारा अकेले रह गया। इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी को होम रेकर भी बोल दिया, बेचारे का घर बसा हुआ था तोड़ दिया, ऐसा समझ में। इसका एग्जाम्पल ये सब जो है एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, होम रेकर एंड ऑल, ठीक है। ये चीज आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। होम रेकर माने घर तोड़ने वाला। चलिए, तो ऐसे समझिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन घर तोड़ देता है, हटो हम उसके जगह खुद चला जाता है। इसका एक एग्जांपल है आयरन नेल को जब हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है। होता क्या है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है और आयरन है, जब इसको इसके साथ रखेंगे तो होगा क्या कि चूंकि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, ठीक है। हमेशा ज्यादा ताकतवर वाला कम ताकतवर वाले को हटा देगा और उसके साथ दूसरे के साथ अपना कनेक्शन बना लेगा, ठीक है। तो Fe जो है वो Cu के साथ, Cu को हटा दिया, लात मार के हटा दिया, हटो हम किसके साथ रहेंगे, SO4 के साथ रहेंगे। तो FeSO4 बना दिया और Cu बेचारा अलग हो गया, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि ये प्रोसेस का रियल लाइफ एग्जांपल में यूज कब होता है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कि मान लीजिए हमको तांबा का परत चढ़ाना है, किस पे, लोहे पे। तो लोहे पे अगर तांबा का परत चढ़ाना है तो उसके लिए यही जो है रिएक्शन यूज होता है, ठीक है। इसी में इलेक्ट्रिक का हेल्प कर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन और तेजी से होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, एक तरह का कैटलिस्ट हो गया। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता है लेकिन इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के स्पीड को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। क्लियर।
कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ था, एक गया दूसरे के पास, दूसरे को पूरी तरीके से साइड कर दिया। लेकिन एक चौथे टाइप का होता है, ये और भी भयानक है, ठीक है, और भी गजब का बात है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सभी जो होते हैं वो स्विच कर लेते हैं, यानी अगर ए बी के साथ है, सी डी के साथ है, तो ए डी के साथ चला जाएगा और बी सी के साथ चला जाएगा या सी बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में बोलेंगे तो द्विविस्थापन। विस्थापन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। पीछे वाले का भी हिंदी बता देते हैं, इसको बोलेंगे संयोजक अभिक्रिया। रिएक्शन को हिंदी में अभिक्रिया बोलते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलेंगे अपघटन, सॉरी, अपघटन अभिक्रिया। किसको? डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है कि जैसे यहाँ देखिए Na2SO4, सोडियम जो है वो सल्फेट के साथ है, यहाँ बेरियम जो है वो क्लोराइड के साथ है। तो होगा क्या कि सोडियम जो है वो बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा और चला जाएगा क्लोरीन के साथ, और बेरियम जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ चला जाएगा। तो ये क्या बन गया? NaCl, यानी ये तो नमक बन गया। कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में खाते हैं वो भी एक केमिकल है, गौर कीजिए, हम लोग केमिकल से घिरे हुए हैं, ठीक है। और ये बेरियम सल्फेट। क्लियर? तो सबके एक एक एग्जांपल्स याद रखिएगा, उसका डेफिनेशन याद रखिएगा। जब भी आपको डिफाइन करने बोला जाएगा तो आप एक एग्जांपल जरूर लिख के आइएगा, ठीक है। चलिए, अब एक टाइप का और स्पेशल रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है। दो चीज है, पहला है एक ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को ही ऑक्सीकरण बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कि ऐसे समझिए कि ये ऑक्सीडेशन में गेन होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है, फायदा होता है। रिडक्शन में क्या होता है, लॉस होता है। किसका लॉस होगा? ऑक्सीजन का लॉस होगा, ठीक है। तो ऐसा समझिए, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों एक साथ हो रहा है, तो जिसमें दोनों एक साथ हो रहा है तो री से रे और रेडॉक्स, सॉरी, रेड और ऑक्स, तो दोनों को मिला के क्या बोल दिए? रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो हो गया ये फिफ्थ काइंड ऑफ रिएक्शन हुआ। क्लियर? अब यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है कॉपर ऑक्साइड, उसको जब वाटर में हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट किए तो वो क्या बनाया? कॉपर बनाया और वाटर बनाया। इसमें क्या हुआ कि इसका ऑक्सीजन CuO अपना ऑक्सीजन किसको दिया? हाइड्रोजन को दिया कि ले भाई तू रख ले ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन हटा ना, तो ऑक्सीजन क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, तो ये हो गया रिडक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन मिला किसको? इसको मिला, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। इसको ऑक्सीजन मिल गया तो हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलेंगे क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि कोई भी एक रिएक्शन जो है वो
सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अभी हम लोग पढ़े मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जोड़े तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो गौर कीजिए, एक तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि दो मिलकर के एक बनाया। दूसरा क्या है कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ा तो ये एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। याद रखिएगा, ये तो सिर्फ ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन तो हुआ ही नहीं, ऑक्सीजन कहीं से रिमूव नहीं ना हुआ, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है। क्लियर? और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, जो कि हम लोग पीछे पढ़े हैं। तो जरूरी नहीं कि एक रिएक्शन एक ही टाइप का होगा। क्लियर? बहुत लोग को ये इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एवरीडे मिस्ट्री, बहुत सारा मिस्ट्री को सॉल्व कर लिए हम लोग। क्या सॉल्व कर लिए कि भाई लोहे में जंग लगता है, केस क्लोज, ये भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कोई भी फल को लंबे समय तक छोड़ दिए उसमें से दुर्गंध आने लगता है, वो भी एक तरह केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन ही होता है। जब भी फल सब्जी कोई भी सड़ता है, ठीक है, यह चिप्स का पैकेट है, वो कुछ टाइम बाद रखने पे वो चिप्स जो है वो महरा गया, उसे अजीब सा स्मेल आने लगा, उसका टेस्ट बदल गया, तो वो असल में क्या हुआ, वो ऑक्सीडेशन हुआ उसका, उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, माने उसमें जो ऑयल रहता है उस ऑयल में ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन जुड़ने के वजह से उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ। उस केमिकल रिएक्शन के वजह से क्या हो रहा है कि उसमें टेस्ट चेंज आ रहा है, खराब स्मेल कर रहा है। ठीक है, तो जब कोई फूड जिसमें फैट और ऑयल रहता है और लंबे समय तक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। इस ऑक्सीजन के रिएक्शन के वजह से उसके टेस्ट में चेंजेस आ जाता है, स्मेल में चेंज आ जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। याद रखिएगा, रैंसिडिटी डेफिनेशन पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, व्हाट इज रैंसिडिटी। क्लियर? थर्ड क्या हो गया, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, ये एक तरीके का, ये भी केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो दो टाइप के रिएक्शंस और होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन के पर डिपेंड नहीं करता है, वो हीट से रिलेटेड है। अगर वो हीट रिलीज कर रहा है रिएक्शन होने के बाद तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब होता है बाहर, थर्म मतलब होता है हीट, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट जो है वो बाहर निकलेगा, हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, लेकिन एंडोथर्मिक कहने का रिएक्शन, दूसरे टाइप का रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, जिसको रिएक्शन करने के लिए बाहर से हीट देना पड़ेगा, माने वो खुद हीट लेगा। ठीक है, रिएक्शन के बाद हीट निकला नहीं इसमें, वो रिएक्शन पहले ले रहा है तब रिएक्शन हो रहा है, तो वो हीट क्या करेगा, हीट यानी गर्मी को लेगा, तो ये लेगा और ये देगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया? क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ये चीज तो रह गया, जैसे कि हम लोग रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो हमारे बॉडी में क्या चीज है, ग्लूकोज है। खाना खाए हैं तो ग्लूकोज मिला, ग्लूकॉन डी पीते हैं हम लोग, आया समझ में? तो इंस्टेंट एनर्जी देता है वो। इंस्टेंट एनर्जी क्यों देगा, क्योंकि वो तुरंत गया हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में पहले से ऑक्सीजन मौजूद है, इन दोनों में केमिकल रिएक्शन हुआ, तुरंत वो क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, वाटर बना दिया और साथ में एनर्जी बना दिया। इसीलिए इंस्टेंट एनर्जी बोलते हैं उसको, डाइजेशन का जरूरत नहीं है। ग्लूकोज डायरेक्ट आपको आपके बॉडी में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और आपको एनर्जी बना के दे देगा। साथ में दो चीज बनाएगा, पानी जो आपका बॉडी यूज करेगा, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपका बॉडी लंग्स के थ्रू वापस बाहर निकाल देगा। ठीक है,
अब आता है, अब आप लोग एकदम सर्टिफाइड केमिकल डिटेक्टर हो गए। आप लोग दुनिया में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको मजे से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। क्या चीज़ है, हमेशा क्लू देखना है, तो 4 चीज़ हमको देखना है कि कलर चेंज हो रहा है कि नहीं, गैस बन रहा है कि नहीं, टेम्परेचर हो रहा है कि नहीं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं, या कोई स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या कोई भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई नया चीज़ बन रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके साथ साथ याद रखिएगा सिर्फ स्टेट चेंज होने वाला बात नहीं, जैसे आइस है वो सॉलिड है, वो पिघल करके वाटर बन गया, कोई नया चीज नहीं बना, स्टेट सिर्फ चेंज हुआ, तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, क्यों, और उसमें सिंबल्स क्यों यूज करते हैं, ताकि हमको ज्यादा सहूलियत हो सके केमिकल इक्वेशन लिखने में, केमिकल इक्वेशन को बार बार लंबा नाम नहीं लिखना पड़े। ठीक है, और हमेशा बैलेंस इक्वेशन रहेगा, बैलेंस करना आता आना, बैलेंस करना है। ठीक है, चलिए, और 4 टाइप के होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए, अब एक बात ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी में आपका एक चीज दे रखा है कि आपको अगर रैंसिडिटी से बचाना है, सपोज कि आप अभी हम बताएं कि चिप्स का पैकेट है, चिप्स के पैकेट में जल्दी खराब ना हो जाए, जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर दे, इसलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ रखा, ये केमिकल रिएक्शन पढ़ रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ छोटा छोटा डिटेल्स जो है। ठीक है, जैसे कि ये इक्वेशन तो हम लोग पढ़े कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आप व्हाइट वॉशिंग कराएं, वो शुरुआत में डल लग रहा था दीवार पे, व्हाइट वॉशिंग मीन्स पुट्टी कराए, और शुरुआत में तो उतना व्हाइट नहीं लग रहा था, मटमैला मिट्टी के कलर का लग रहा था, धीरे 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 बाद समय में क्या हो गया, वो व्हाइट हो गया। कैसे हुआ, तो असल में जो हम लोग दीवार पे जो पुट्टी लगाते हैं वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। वो क्या करता है, वो तो लगा दिए, ये मिट्टी के कलर का है, ये जितना शाइनी है नहीं, अब वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, जैसे ही रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जो कि क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, और साथ में वाटर बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज होता है हमारे घरों में, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज हम लोग जला रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग मीथेन जला रहे हैं, तो कोई भी चीज को जलाएंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, तो वो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, हुआ ना, लेकिन जलाने पर क्या मिला, हीट भी तो मिला, तो ऑक्सीडेशन के साथ साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हुआ। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हुआ। एनसीईआरटी को डिस्कस कर ले रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी का आपको इक्वेशन याद रखना जरूरी है, वो सारा चीज आपको कहानियों के माध्यम से कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी देने के लिए था, लेकिन एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी को भूलना नहीं है। ठीक है, जब आप कोल को भी बर्न कर रहे होते हैं तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीकरण है। क्लियर, ये हम लोगों ने पढ़ा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो रेस्पिरेशन में होता है, रेस्पिरेशन में होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइमस्टोन को जब हीट करेंगे तो ये 2 हिस्से में टूटेगा। अब गौर कीजिए, यहाँ पर गर्मी के वजह से ये टूट रहा है, हीट दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए,
जब इसको हीट किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये हीट के वजह से टूट रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल वर्ड जो है हीट के लिए यूज किया जाता है। और डिकम्पोजिशन क्यों? क्योंकि एक पार्ट दो हिस्से में टूट रहा है। ठीक है, उसी तरीके से एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल ये भी हो गया। तो ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, लेकिन गौर कीजिए एक हीट दिए रिएक्शन के समय, तो एक तरीके का ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी तो हुआ कि नहीं हुआ? समझे? ये सारा एग्जांपल याद रखना है। ये एग्जांपल है कि लेड को हीट किया जा रहा है, तो ये भी एक एग्जांपल याद रखिए आप। ये गौर कीजिए, हीट दिए, एक चीज कई हिस्सों में टूट गया। लेड नाइट्रेट को जब हीट किए तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाया। तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट है और एक रिएक्टेंट है। इट मींस टूट करके ये क्या हुआ? डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। लेकिन हीट के वजह से टूटा, इसलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। और हीट रिएक्शन करने के लिए दिया गया, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया। एंडोथर्मिक लिखा क्यों नहीं रहा ये? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये देखिए, ये एक और टर्म यूज किया, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, क्लियर? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल को ही तोड़ दे रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर रहे हैं। तो ये भी डिकम्पोजिशन हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के वजह से हुआ। तो इसमें क्या करते हैं? वाटर लिए, 2 ग्रेफाइट का रॉड लिए और उसको सबमर्ज करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो ये 2 टूटेगा। तो गौर कीजिए, यहाँ भी बबल बना और यहाँ भी बबल बना। ठीक है, तो गौर कीजिए, यहाँ पे ज्यादा बबल बना, यहाँ पे कम बबल बना। तो इस तरफ बना हाइड्रोजन क्योंकि 2 है, और इस तरफ बना ऑक्सीजन, तो इसलिए कम बबल दिख रहा है। यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए डबल बबल दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, एक और एग्जांपल आपके बुक में दे रखा है। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो सिल्वर और सिल्वर अलग हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, और क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बॉटल? मतलब डार्क कलर के बॉटल में हम लोग सिल्वर क्लोराइड को क्यों स्टोर करते हैं? तो इसका यही रीजन है कि डार्क कलर है तो सनलाइट को अंदर आने नहीं देगा, सनलाइट अंदर नहीं आएगा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को रोकने के लिए डार्क कलर के बॉटल में स्टोर करते हैं सिल्वर क्लोराइड को। क्लियर? चलिए अब अगले रिएक्शन में चलते हैं। उसी तरीके से सिल्वर क्लोराइड के साथ जो होता है वही सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कॉपर वाला एग्जांपल। सेम एग्जांपल है, हमने पीछे देख लिया है। सेम चीज जो होता है वो जिंक के साथ भी होता है और लेड के साथ भी होता है। ये दोनों भी किसका एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है ना, माफ कीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है,
डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ये हम लोगों ने पीछे देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी हम लोग देख चुके हैं। कोरोजन, कोरोजन मतलब होता है जंग लगना, लेकिन याद रखिएगा कि कोरोजन जो होता है वो सभी मेटल का होता है। स्पेशली जब आयरन का होगा तो उसके लिए हम लोग रस्टिंग वर्ड यूज करेंगे, लेकिन बाकी सब मेटल के केस में हम लोग कोरोजन वर्ड यूज करेंगे। तो कोरोजन जो हो गया वो सभी मेटल पे होगा, लेकिन लोहे पर जब कोरोजन होगा तो उसके लिए हम अलग से वर्ड यूज करते हैं, रस्टिंग, ठीक है। तो होता क्या है कि सबका कलर अलग अलग होता है। जैसे कि सिल्वर जो हो जाएगा उस पर ब्लैक कोटिंग चढ़ जाएगा, तो वो भी एक तरह का कोरोजन है। कॉपर जो होगा उस पे ग्रीन कलर का कोटिंग चढ़ जाएगा, तो वो भी एक तरीके का कोरोजन है। तो सारे मेटल पे अलग अलग टाइप का कोरोजन होता है, ठीक है। कोरोजन जो होता है वो डैमेज करता है बॉडी को, कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन नेल, कोरोजन से वो कमजोर हो जाएगा वो मेटल। रैंसिडिटी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। रैंसिडिटी में क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से बचाना है किसी चिप्स के पैकेट को, तो चिप्स के पैकेट में एक गैस भर दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई वहां पे नहीं रहे, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो वो कस्टमर को धोखा देने के लिए लेज के पैकेट में या किसी भी चिप्स के पैकेट में हवा नहीं भरा रहता है। असल में वो हवा भरा हुआ है ताकि केमिकल रिएक्शन नहीं हो। कौन सा हवा भरा हुआ है? तो नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है उसमें, ठीक है, ताकि उसमें से ऑक्सीजन निकल जाए। और नाइट्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट नहीं करता है ऑयल के साथ, तो मेरा जो चिप्स है वो लंबे समय तक फ्रेश एंड क्रिस्पी बना रहेगा। क्लियर? तो अब आप लोग जो है एक अच्छे डिटेक्टिव बन गए हैं, अपने चारों ओर के सभी केमिकल रिएक्शन होने वाले केमिकल रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ भी फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। धन्यवाद।